हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे आईआरटी एंट्रेंस के रियल क्वेश्चन का सलूशन। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे, लगभग 15 क्वेश्चन लगाए थे और हमने आपको एक पीडीएफ दे करके रखा है जिसमें 82 क्वेश्चन हमने आपको रियल दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सही के मतलब सही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने उस पीडीएफ को देखा होगा तो उसमें आपने क्वेश्चन के लेवल को भी देखा होगा और हमने आपको कहा था कि उसको एक प्रिंट आउट करा करके रख लीजिए और साथ ही साथ उसको सोल्यूशन करते चलिए। हमने पिछली क्लास में 15 क्वेश्चन कराए थे और हमने आपको कहा था कि आप उसी तरीके के 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके करेंगे तो लगभग एक दिन में आप 40-45 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन लगवाते हैं, 2-2, 3-3 करेंगे तो टोटल लगभग 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतना करते रहेंगे और बाकी का जो रिवीजन है ये करते रहेंगे। तो ये लगभग जितना अभी समय आपके पास में बचा हुआ लगभग मान लीजिए कि 25 दिन ही बचा हुआ है मोटा मोटा, तो 25 दिन ये करते रहेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो उसी के आगे से आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जहां तक हम लोगों ने कर लिया था उसके आगे से करने वाले हैं। अगर आपके पास में पीडीएफ नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ खोल के रखिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री के हम लोगों ने 6 क्वेश्चन लगाए थे, तो अभी हम लोग 7वां क्वेश्चन उसका सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन हम आपको पढ़ करके बता दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एक तत्व का तुल्यांकी भार 3 है। एक तत्व है जिसका तुल्यांकी भार कितना है? 3 है। तो चलिए तुल्यांकी भार यहाँ पर लिख देते हैं। तुल्यांकी भार कितना है? 3 दिया गया है। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है? तुल्यांकी भार के बाद दिया गया है कि तथा उसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व। ठीक है, उसके क्लोराइड का क्लोराइड मतलब कि जब वो हमारा धातु होता है वो जब क्लोरीन से क्या करता है, रिएक्शन करता है तो क्लोराइड बनाता है। तो क्लोराइड का वाष्प घनत्व ठीक है कितना है? 77। ठीक है, ये करके दिया है। तो आपको बताना है कि तत्व का परमाणु भार क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। आपके पास में ऑप्शंस भी है। ठीक है, 12 है, 9 है, 65 है और 3 है। इस तरीके से करके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमको पता नहीं है कि वो कौन सा तत्व है। अगर वो पता होता तो हम तुरंत ही बता देते उसको निकाल करके। ठीक है, तो जब हमको पता नहीं है तो हमको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस तत्व को मान लेते हैं कि वो जो तत्व है हमारा वो क्या है? एक्स है। ठीक है, हमने कुछ भी मान लिया, एक्स तत्व है। ठीक है, अब एक्स का हमको क्या निकालना है, और यहाँ पर ये धातु ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा है, ठीक है, तत्व कहा है लेकिन वो धातु होगा क्योंकि ये अधातु और धातु के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पर जो है उसका हमको परमाणु भार निकालना है, यानी कि एक्स का परमाणु भार निकालना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लोराइड मतलब कि उसके क्लोराइड का जो आपका मटेरियल यहाँ पर दिया गया है, जो आपका तत्व है उसका क्लोराइड का वाष्प घनत्व आपको दिया गया है। ठीक है, क्लोराइड का वाष्प घनत्व आपको दिया गया है साथ में। ठीक है, तो जब उसका क्लोराइड का वाष्प घनत्व आपको दिया गया है, ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि वो क्लोरीन से मिलने के बाद जब क्लोराइड बनेगा, यानी कि पूरा जो हमारा अणु बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका XCl। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर एक तत्व है, इससे क्रिया करेगा तो XCl बनाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो इसी तरीके का आपको वो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अब देखिए इसका टोटल तुल्यांकी भार कितना आएगा, तुल्यांकी भार। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा इसका तुल्यांकी भार 3 है और इस टोटल का तुल्यांकी भार हमको निकालना है। ठीक है, तो इस टोटल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, इसका तुल्यांकी भार और इसका तुल्यांकी भार। तो x यानी कि जो हमारा धातु है, जो हमारा तत्व है, जो हमको नहीं दिया गया है, यानी कि 3, उसका तो तुल्यांकी भार 3 दिया गया है, लेकिन क्लोरीन का हमको नहीं पता है। ठीक है, तो क्लोरीन का हमको याद रहना चाहिए तुल्यांकी भार कितना होता है, यानी कि उसका भार कितना होता है भाई, 35.5, यानी कि 35.5 होता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक, तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरे अणु का हमको टोटल जो है इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 38.5। 38.5 आ गया। ठीक है, 38.5 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये 38.5 आ गया। अब हमको क्या चाहिए,
हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको एक वाष्प घनत्व भी दिया गया है, इससे तो हमने इस्तेमाल करके ये निकाल लिया। अब हमको वाष्प घनत्व दिया गया है, कितना दिया गया है, 77 दिया गया, 77 है ना, हाँ 77 दिया गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणु भार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अणु भार, यानी कि अभी तक हमने इस अणु का तुल्यांकी भार निकाला, अब इसका अणु भार निकालेंगे। समझिए फिर से, ये अणु है, ठीक है, इसका हमने तुल्यांकी भार निकाला, अब इसका भार निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तुल्यांकी भार और भार में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, इनका डिवाइड करते हैं तो हमको एक n मिलता है, और n हमारी क्या होती है, वैलेंसी होती है। समझिएगा क्या है, तुल्यांकी भार ये हो गया और ये भार होता है, ठीक। तो भार हम निकालते हैं, तुल्यांकी भार, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो एक हमको नंबर मिलेगी जो कि n होगी, ठीक है। तो वहीं से हमको इसका जो है ये पता चल सकता है। तो अणु भार हम कैसे निकालेंगे, तो अणु भार कैसे निकलेगा, अणु भार निकलता है, अणु भार निकलेगा वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। कितना होता है, वाष्प घनत्व का दोगुना होता है। तो 2 इंटू वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व कितना है, चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है। तो वाष्प घनत्व कितना है, 77, इसका दुगुना करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 15, इतना हो जाएगा, ठीक है, ये आ चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से जो n की वैल्यू है, हमने कहा ना n क्या होता है आपका, ये होता है आपका अणु भार अपॉन तुल्यांकी भार। अणु भार इक्वल में क्या होता है, तुल्यांकी भार। तो अणु भार आपके पास में कितना है, 154 है, और तुल्यांकी भार कितना है, इतना है, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो लगभग यह 4 बारी जाएगा। कितनी बारी जाएगा, देखिए कैलकुलेशन हम यहाँ पर थोड़ा सा देख करके चल रहे हैं, ये क्या है आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। वैलेंसीज की मतलब कि ये जो n की वैल्यू है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, n फैक्टर कहते हैं कभी कभी, या फिर कहीं कहीं इसको वैलेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो n फैक्टर जो है आपका ये निकल करके आएगा, ठीक है। इसको आप n फैक्टर ही लिख लीजिए या फिर वैलेंसी लिख लीजिए, n फैक्टर, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको यही बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो n फैक्टर यहाँ से निकल करके आ गया। अब बताइए कि किसका निकालना था, जिसका निकालना था उसके तुल्यांकी भार के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको निकालना किसका था, इसका निकालना था। अगर इसका निकालना होता तो इसके तुल्यांकी भार के साथ मल्टीप्लाई करते, हमको तो निकालना इसका है, ठीक है, x का। तो x का हमको निकालना है परमाणु भार, तो हम कैसे करेंगे, x का तुल्यांकी भार, ठीक है, यानी कि x का परमाणु भार बराबर क्या होगा, x का तुल्यांकी भार इंटू n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर। तो यहां से क्या होगा, यहां से x का तुल्यांकी भार कितना है, 3 दिया गया है ये ना, ठीक है। और उसके बाद n फैक्टर हमारा कितना निकल कर क्या है, 4। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 12। तो 12 इसका जो है x का जो है परमाणु भार आ चुका है। क्लियर है। आपके ऑप्शन में क्या क्या था सर, आपके ऑप्शन में था 96, एक सेकेंड, क्या क्या था ऑप्शन में, 96 था, नहीं 96 नहीं, 96 नहीं है, पहले है 12 है, फिर उसके बाद है 9, फिर उसके बाद 65, फिर उसके बाद 3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका क्लियर राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही करना है आपको। पहले तुल्यांकी भार निकाल लेना टोटल का आपको उसका जो है अणु भार निकाल लेना है, दोनों को अपॉन कर देना, एन फैक्टर मिल जाएगा। जिसका आपको तुल्यांकी भार, जिसका आपको परमाणु भार चाहिए, उसके तुल्यांकी भार और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए पूछा गया केमिस्ट्री से, ठीक है। अब केमिस्ट्री हमने आपको नहीं पढ़ाई है, केमिस्ट्री का मतलब ये तो क्वेश्चन करा रहे हैं, थ्योरी हमने आपको उसका नहीं पढ़ाया है, तो आपको हम ये बता नहीं सकते हैं कि जैसा कि क्या है, अभी फिजिक्स वगैरह बताते हैं तो उसमें बताते हैं कि ये चीज़ आपने यहाँ पढ़ी है, इस वीडियो में है, उस वीडियो में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई वीडियो तो बनी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से उसको समझते चलिए थोड़ा सा, ठीक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि C यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पे 14 लिखा है, कॉमा करके फिर लिखा है N यहाँ पर 7, यहाँ पर 15 लिखा है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, O मतलब ऑक्सीजन करके लिखा है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16 लिखा है। और आपसे पूछ रहा है उदाहरण है, क्या पूछ रहा है, उदाहरण है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा क्योंकि अभी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, क्लासेस में समय नहीं है ज़्यादा, इस वजह से जल्दी जल्दी लिखेंगे। आप समझिए, आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हम थोड़ा बहुत लिख दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, बस क्वेश्चन आप अपने सामने खोल के रखिए। तो इसमें आपके पास में ऑप्शन है सम न्यूट्रॉनिक, समभारक या समभारी किसमें होना चाहिए, और उसके बाद समस्थानिक, और उसके बाद नन ऑफ दीज। कौन सा इसमें राइट होना चाहिए,
ठीक है। तो देखिए तीनों चीजों को हम आपको बताते हैं। देखिए जब इसका और इसका अंतर, ठीक है, सेम होगा तो वो चीज होती है आपकी सम न्यूट्रॉनिक। क्या होती है? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक कब होगा? जब आपका इसमें से अंतर जो होगा दोनों का वो क्या होगा? बराबर होगा। अंतर जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अंतर जो होगा बराबर। इसको नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए इधर अब बना देते हैं आपको। एक आपका एलिमेंट है, नीचे वाले को जेड कहते हैं, ऊपर वाले को ए कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, जब हम ए में से जेड को घटाएंगे, ठीक है, ए में से जेड को घटाएंगे और हर बारी ये क्या रहे? बराबर रहे। जैसे इसके लिए भी वही आए, इसके लिए भी वही आए, इसके लिए भी वही, सबके जगह सब के लिए बराबर। ठीक है, अगर सब के लिए बराबर होता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इसको चेक कीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। 8 6 14। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 8। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यानी कि किसका उदाहरण हो गया? सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण हो गया। ठीक है, समभारिक किसको कहते हैं? जिसमें आपका ए जो होता है सब में बराबर होता है। ए सब के लिए बराबर होता है। क्या हमने कहा? जो आपका ए होता है सब के लिए बराबर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ए आपका जो भार है वो सबके लिए बराबर है तो समभारिक हो जाएगा। ठीक है, और जेड अगर सबके लिए बराबर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। ये हो गया आपका। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जो सी करके दिया है या फिर बी करके, जो भी आप मानते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बस देखिए बस। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है? एक 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु काल कितना है? अर्ध आयु काल टी वर्ष है। ठीक है, अर्ध आयु काल टी वर्ष। ठीक है, अर्ध आयु काल कितना है? टी वर्ष है। ठीक है, किसी समय कितने समय पश्चात उसकी, ध्यान से सुनेगा, कितने समय पश्चात उसकी मूल अवस्था का 7/8 भाग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर समाप्त बच जाएगा लिखा हो, समाप्त हो जाएगा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ कैसा होता है आपको पता है कि रेडियो एक्टिव है तो वो बार अपना जो रेडिएशन है वो छोड़ता रहता है। ठीक है, निकलता रहता है। तो कितने समय बाद उसका जो है 7/8 भाग यहाँ से चला जाएगा, गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब 7/8 भाग उसमें से चला जाएगा तो बचेगा कितना भाग? भाई टोटल किसी भी चीज का एक भाग होता है, उसमें से 7/8 भाग चला गया है तो टोटल बचेगा कितना? 8 - 7/8। तो टोटल 1/8 भाग आपका बचेगा। कितना बचेगा? टोटल 1/8 भाग आपका बचेगा। और आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि एक सेकंड, कहाँ गया भाई क्वेश्चन? आपको बताना है कि कितने समय में, मतलब कितने समय में ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपको समय बताना है, टाइम बताना है। ठीक, आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन आपके पास में दिया गया है 5t। ठीक है, अर्धकाल के ही रूप में दिया गया है 5t। ये t आपका अर्धकाल है। ठीक है, अर्ध आयु काल मतलब। उसके बाद क्या है? 5t, 3t, और क्या दिया है? 2t और t। ठीक है, 2t 4t जो भी दिया गया है ना। ठीक है, ये है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला ये होता है कि जितना भाग बचता है, ठीक है, बचा हुआ भाग बराबर क्या होता है? 1/2 की पावर n। ठीक है, क्या होता है? 1/2 की पावर n। और यहाँ पर n क्या होता है? n आपका जो होता है वो होता है अर्ध आयु काल। क्या होता है? अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल आपका ये होता है।
ठीक है। तो अर्धायुकाल ये होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू पहले निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि बचा हुआ जो भाग है उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो बचा हुआ भाग है वो कितना है, वो 1/8 है। तो यहाँ से हम 1/2 करेंगे और ये हमारा n यहाँ से। तो n की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 1/2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 आ गई। ये 3 जो है आपका क्या है, अर्धायुकाल है, ठीक है। और अर्धायुकाल यहाँ पर क्या दिया है, टी वर्ष दिया गया है। तो जो उसको पूरा व्यय होने में वो कितना समय लग जाएगा, 3 ये है आपका, और टी वर्ष के फॉर्म में दिया है तो 3 और टी 3t हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपका ये 3t इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी समझ सकते हैं, बता सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, खुद से थोड़ा सा इसको सोचिए जब से हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि एथेन में कार्बन और हाइड्रोजन, यही है ना क्वेश्चन, कहाँ गया, एथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के मध्य कैसा बंध है, ठीक है, कैसा बॉन्ड है एथेन में, ठीक है। तो एथेन में कैसा बॉन्ड होगा भाई, अब देखिए एथेन में कैसा बॉन्ड होगा भाई, एथेन में आपका बॉन्ड कैसा रहेगा, एथेन में जो आपका बॉन्ड रहेगा वो कैसा रह सकता है, सोचिए कौन कौन से उसमें आपके एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली चीज तो उसका होता है C2H6। तो इस ये कैसे बनता है, C और यहाँ से C, उसके बाद ये इधर से आपका एक H रहता है, इधर से आपका एक H रहता है, इधर से एक H रहेगा, एक इधर से H, एक इधर से, एक इधर से। तो यहाँ से ये देखिए ये बॉन्ड बने हुए हैं, यही तो, ये बॉन्ड नहीं, ये बॉन्ड, ये तो कार्बन और कार्बन के बीच है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बाद सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक। तो ये कैसे बॉन्ड होंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी आपका धातु नहीं है, ये भी धातु नहीं है। तो ये कैसे बॉन्ड होते हैं, ये आपके जो इसमें एक बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, ऐसा होता है ना, इसमें 4 वैलेंसी होती है, तो एक इसका और एक इसका साझा करके बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो देता है कि वो देता है, तो वो ऐसा साझा में बॉन्ड बनाते हैं। तो साझे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से, सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, यानी कि बंध कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। सहसंयोजक, सहसंयोजक मतलब सहायता से मिलकर के बने हुए हों, ठीक है, सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है। क्लियर है, इसका आप आंसर लगा पाएंगे, इसका आप आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है सॉल्व करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आपको छोटा ही दिया जाएगा या हर क्वेश्चन बड़ा ही दिया जाएगा, छोटा बड़ा मिक्स करके दिया गया ताकि आप अपने समय को मैनेज कर सके। जैसे ये क्वेश्चन छोटा हो गया तो आपने तुरंत लगा दिया, तो आपका जो 2 मिनट एक क्वेश्चन को करने में मिलता है, लगभग 2 मिनट में लगभग आपका समझ लीजिए कि 1.5 मिनट बच गया। 30 सेकंड में इसको लगा दिया तो जो है इतना बच गया। तो अब उसको यूटिलाइज कीजिए अगले क्वेश्चन में, नहीं कि एक सरल आ गया तो बाकी का छोटा है तो उसको अब रुक जाइए कि भैया चाय पी लेते हैं तब अगला क्वेश्चन लगाएं, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। क्या क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन क्या है कि CH और N से बने कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ पर आपके पास में क्या है N यानी कि आपका क्या होता है भाई, N यानी कि आपका होता है नाइट्रोजन, ठीक है, H और N यही होता है ना। तो CH और N से बने यौगिक में इन तत्वों का अनुपात, इनमें अनुपात कितना है भाई, 9:1:3.5 ये करके है रेशियो, ठीक है। यौगिक, इनका अणुभार भी दिया गया है, इनका अणुभार दिया गया है आपको, अणुभार कितना दिया गया है, अणुभार जो आपको दिया गया है 108 दिया गया है। तो इनका बताना है अणुसूत्र, बताना है अणुसूत्र। ऐसा क्वेश्चन आपने कहाँ किया होगा, अगर हम आपको याद दिलाए तो शायद क्लास 11th में इस तरीके का आपने क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। तो इसका आपको अणुसूत्र बताना है, अणुसूत्र बताना है। कैसे आप इसका अणुसूत्र बताएंगे भाई, तो इसका एक प्रोसेस होता है, आपको 11th में क्लास में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, कि जिसमें क्या करते हैं, सिंपल से देखिए बहुत जल्दी काम होगा। C लिखिए, H लिखिए और N लिखिए,
अब इसमें से देखिए आपको किस रेशियो में ये चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, सॉरी, यहाँ पर आपको ये कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, 1 दिया गया है, 3.5 दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है। तो अब इसके बाद ये चीज दी गई। अब देखिए कि इसका परमाणु जो है परमाणु द्रव्यमान कितना है, ठीक है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है भाई, सी का कितना होगा, सी का होगा आपका 12 होता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एच का कितना होता है, एच का 1 ही होता है, ठीक है। इसका ये 7 नंबर पे होता है, तो इसका लगभग 14, लगभग दुगुना होता है चीज़ों का, लेकिन आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस दुगुना ही होता है, क्योंकि सबका दुगुना नहीं होता है ना, किसी किसी का दूसरा कुछ होता है, ठीक है। जैसे कि आपको सोडियम का। तो देखिए यहाँ पर जो है ये चीज़ें आ गई। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम निकालेंगे मोल अनुपात। क्या निकालेंगे, मोल अनुपात। मोल अनुपात कैसे निकलता है, इनके रेशियो से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मोल अनुपात। तो मोल अनुपात इनका और इनका रेशियो करेंगे तो 9 अपॉन में 12 करेंगे, ठीक है। और इधर में 1 अपॉन में 1 करेंगे, 1 अपॉन में 1 करेंगे, और इधर करेंगे 3.5 और अपॉन में 40। इस तरीके से जो है हम डिवाइड करेंगे। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना कितना वैल्यू आएगी, 0.75, यहाँ पर आएगी 1, यहाँ पर आपकी आएगी 0.25 करके वैल्यू आएगी, ठीक है। आप इसको डिवीजन कर सकते हैं, ठीक। अरे 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा ना, आ जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाती है। तो अब हमको क्या करना होता है, इन तीनों वैल्यूज में से ऐसी वैल्यूज लेनी होती है जिससे ये तीनों के तीनों डिवाइड हो जाए। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना होता है, ठीक है। तो हमने वैल्यू ले ली 0.25। तो 0.25 से जब हम तीनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये जो है आपका ये कितना, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। आप डिवाइड कर लीजिएगा 0.25 से, इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको कीजिएगा, इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीके से हमने इसको एक पूर्णांक के रूप में बदल लिया। तो ये हमने इतना काम कर लिया। तो अब हमको एक सूत्र मिल जाएगा। कैसा सूत्र, कि C के साथ हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो C3, H के साथ 4 और N के साथ 1, ठीक है। तो ये हमको जो है एक सूत्र मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक सूत्र जो है हमको मिल जाता है। क्या मिल जाता है भाई, एक सूत्र हमको मिल जाता है। मिल गया कि नहीं, मिल गया, ठीक है। देखिए ये हमारा मिल गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक। और हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा है वैसे, कुछ कहते हैं हिंदी में, अब याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली में क्या है ना, हिंदी में केमिस्ट्री थोड़ा सा हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ी थी। ये तो हम लोग हिंदी मीडियम के, लेकिन केमिस्ट्री हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ी थी, थोड़ा सा ये वर्ड्स ध्यान कमाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एक फॉर्मूला बनता है इस तरीके से। अब ये मेन फॉर्मूला आपका नहीं है, ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये आपके है, लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको एक मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना होता है, जिससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जा करके हमारा जो है ये आंसर आता है कि हाँ ये चीज़ जो है फॉर्मूला बन करके आएगा, यानी कि जो हमारा अणुसूत्र है वो बन करके आएगा, ठीक है। अभी ये अणुसूत्र नहीं है, ठीक है, अणुसूत्र ये नहीं है, टोटल ये अणुसूत्र नहीं है, ठीक। तो ये आधा अधूरा एक तरीके से फॉर्मूला बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होता है, अब हम इसका एक वेट निकालेंगे। जैसा अभी हमने कहा था ना कि जो वो हम फैक्टर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो हम फैक्टर जो निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं कि इसका जो वेट होगा टोटल ये, और जो पूरा जो हमारा एक फॉर्मूला है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट टोटल वो दिया गया है, और इसका जो एक आएगा वेट, ठीक, उन दोनों का रेशियो करेंगे, ठीक है, तब जा करके हमको एक फैक्टर मिलेगा। उस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसका वेट निकालते हैं। तो इसका वेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए C का कितना होता है, हमने बताया 14 होता है, तो 14 गुणते, सॉरी C का कितना 12 होता है भाई, 12, तो 12 गुणते 3, ठीक है, और प्लस में कर लीजिए। H का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 गुणते 4 हो गया, ठीक है। N का कितना होता है, N में कुछ नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई में क्या कर लीजिए, N का कितना होता है 14, तो ये आ गया। तो अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, तो 12 3 36, तो ये 36 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये आपका 14, तो टोटल जोड़ेंगे तो ये आपका 54 करके आता है, ठीक है। इसका जो है वेट ये आता है, ठीक है। अब आपको इसका अणुभार भी दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट भी दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको ये दिया गया है, और ये जो आपका बन करके आया है
ठीक है, ये जो आपका बन करके आया है, ठीक है, इस फॉर्मूले का जो वेट है वो 54 आ रहा है। तो इनका रेशियो करेंगे तब आपको वो फैक्टर मिलेगा। तो चलिए इनका रेशियो कर लीजिए फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। कैसा फैक्टर होगा? मल्टीप्लाई फैक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं, एम फैक्टर कह सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई ही लिख लीजिए, नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। मल्टीप्लाई फैक्टर, तो मल्टीप्लाई फैक्टर किससे निकलेगा? अणुभार अपॉन में जो इसका भार है, यानी कि 54। तो ये आपका लगभग कितना, सॉरी 4 नहीं 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2। तो अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ हमको करना पड़ेगा। तो जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर जो 3 है वो 6 हो जाएगा, 4 वाला 8 हो जाएगा, जो यहाँ पर 1 है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? C6 और H में 8 और N में कितना बनेगा? 2। तो ये जो है बन करके वो आपका आएगा अणुसूत्र। तो अणुसूत्र आपका ये है, ना कि ये। अगर ये ऑप्शन में है तो अगर इसको लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए। और यहाँ पर हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे, देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सॉल्व करना, इनके जो यहाँ पर आप देखते हैं कि इनका कैलकुलेशन होता है, सारा चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर होती हैं। तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे कि हमको किस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको जल्दी जल्दी समझा रहे, अगर आपको उस तरीके से नहीं भी आ पाता है, क्योंकि हमारे पास में ये चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे पास में ये डेटा है, हमारे साथ में है, हमारे पास कैलकुलेशन है। ये इस वजह से है ताकि आपको हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करा सकें, ठीक है। अगर हम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो फिर जैसे क्लासेस चलती थी, आपको याद है, इसमें समय लगता था, ठीक है। तो वैसे ही फिर से समय लगेगा। तो इस वजह से पहले ही कैलकुलेशन हमारे पास में है, तो ये सारी चीज़ जल्दी जल्दी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं। बहुत बच्चे भाई ये सोचेंगे कि सर कैलकुलेशंस देख रहे हैं, बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर जल्दी के लिए इस चीज़ कर रहे हैं। तो जो भी आपकी मर्जी, बस आपको पढ़ना है, हम ये जानते हैं। जिसको नहीं पढ़ना है वो बच्चे जो है वो तरह तरह से सवाल सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे हमने बताया कि सबसे पहले आप ये रेशियो लिख लीजिए। रेशियो से आप देखिए कि आपका ये इसका वेट कितना है, ठीक है, मतलब कि इसका। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, मोल अनुपात निकालना है। तो इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो मोल अनुपात निकल गए, अनुपात निकल कर क्या आ जाएगा। अब आपको इसको एक इस तरीके से बनाना है कि सभी के सभी पूर्णांक हो जाए। तो इसमें से एक ऐसी नंबर से ले लीजिए जिसमें सब डिवाइड हो जाए। तो अगर आप ये नंबर लेते हैं तब ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, सब एक पूर्णांक बन जाएगा। पूर्णांक बन गया तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बन गया तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल लीजिए। मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे निकलेगा? अणुभार अपॉन में इसका जो भार होगा, ठीक है। यानी कि जो आपका ये अणुसूत्र आएगा उसका अणुभार ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ठीक। तो ये वाला अणुभार और अपॉन में जो ये वाले का भार होगा, ठीक है। इसको दोनों को अपॉन कर दीजिए, अणुभार ये भी है तो दोनों का अणुभार निकाल करके उसका डिवाइड कर दीजिए, फैक्टर आ जाएगा, फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, केमिस्ट्री थोड़ा सा जिन बच्चों को ऐसा ना, केमिस्ट्री अगर जिसको समझ आती है वो आती है, जिसको नहीं आती है फिर उसको नहीं ही आती है, ठीक है। लेकिन इससे घबराइए नहीं, कुछ ना कुछ जिसको नहीं आती है उसको समझते चलिए, क्योंकि अगर आप भाग जाएंगे तो फिर बिल्कुल भी एक दो भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर साथ में लगे रहेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसके निकाल ले, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर लें। देखिए लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो हम लोग करने चल रहे हैं वो लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिख करके हम आपको बताएंगे। 10 की पावर -3m, ठीक है, Ca, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है CO का होल ट्वाइस, ठीक है। विलियन का आपको pH बताना है कितना होगा। आपके पास में ऑप्शन है, आपके ऑप्शन में ऑप्शन क्या क्या है, ये है 2.699 और उसके बाद नन ऑफ दीज, ये करके क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो ये लिखा होता है ये आपका क्या होता है, ये जो है आपके फॉर्मूले के अंदर में नहीं है। वो जो आपका बगल में लिखा हुआ है वो आपका फॉर्मूले के अंदर में नहीं है, वो आपकी मोलरिटी है, मोलरता है, ठीक है। क्या है ये? मोलरता है। तो मोलरता कितना दिया गया है, मोलरता कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 10 की पावर 3m, ये करके दिया गया है, ठीक है। और आपको ये जो है पूरा आपका विलियन है, इसी का आपको pH बताना है। विलियन मतलब वो घुला होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा।
ठीक है। तो इसका आपको पीएच मान बताना है कि पीएच समझते हैं ना क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक की इसकी वैल्यू होती है, 14 तक की वैल्यू होती है, ठीक है। उसी में आपको बताना है कि इसका पीएच कितना होगा, ठीक है। पीएच से ही हम लोग ये बता पाते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड होगी या बेस होगी, ठीक है, अम्ल होगी या फिर क्षार होगी, ठीक। चलिए, तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो OH दिया गया है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, जब हम पीएच निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ निकालते हैं, पावर ऑफ H हाइड्रोजन निकालते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का जितना उसमें चीज़ें हैं। और ये जो आप एक OH देखते हैं, एक चीज़ आप देखेंगे POH होता है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा POH ऐसा करके दिखेगा। तो एक होता है पीएच और एक होता है POH, ठीक है। तो पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है तरीके से, मतलब कहने का फुल फॉर्म उसका नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन को देखते हैं, इसमें हम लोग किसको देखते हैं, OH को देखते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमको OH दिया गया, तो सबसे पहले जो हमको मिलेगा वो OH ही मिलेगा, उसके बाद हमको H मिलेगा, H की वैल्यू मिलेगी तो हमको पीएच उससे मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, OH से कैलकुलेशन अपना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कितने OH है, इसमें कितने OH है, 2 OH है। जैसे अगर आप देखेंगे कभी कभी तो जैसे NOH हम लिखते हैं, तो इसमें क्या है, एक OH है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं तो कितना है, 2, तो 2 OH आपके पास में है, ठीक है, 2 OH है, ठीक है। तो 2 OH है, ठीक। तो यहाँ पर जब 2 OH है, मोलरिटी आपकी कितनी है, ये है, ठीक। तो यहाँ पर जो OH की संख्या है, जो OH आप निकालेंगे, OH माइनस जो आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे 2 बारी है और मोलारिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मोलारिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना करके आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 × 10⁻³ ये बन करके आ जाएगा आपका OH, ठीक है। अब ये जो OH आ जाता है इसको हम लोग लॉग लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, इसका वैल्यू हम इसकी वैल्यू जो निकालते हैं, इससे जब हम लोग POH निकालेंगे तो लॉग से करके निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है POH इक्वल में यहाँ पर आपका होता है लॉग और आपका यहाँ से क्या आएगा, ये जो वैल्यू होगी, ठीक। तो ये वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻³ ये करके वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा एक चीज़ तो छूटी गई भाई, एक चीज़ तो छूटी गया फॉर्मूला में, यहाँ पर भी माइनस होता है, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू आपके पास में आएगी, ठीक। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो हमको पीएच मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा तो हम पीएच निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। जो मल्टीप्लाई में होता है वो लॉग में उसकी कैसी प्रॉपर्टी लगती है कि वो जुड़ जाता है, ठीक है, वो प्लस में आ जाता है, ठीक। तो जब हम लॉग का 2 के साथ करेंगे तो ये माइनस में ही रहेगा, यानी कि -log2 हो जाएगा। लेकिन इसका इसके साथ में करेंगे तो ये क्योंकि पावर में है तो 3 जो है पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका बन करके आएगा 3 log और यहाँ पर जो है ये 10 और माइनस में log2 करके आ जाएगा, ऐसा करके आ जाएगा कि नहीं। देखिए ये माइनस वाला हमने इधर लिख दिया और ये वाला चीज़ इधर लिख दिया, अब ये माइनस और ये माइनस जो है कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं समझे। देखिए चलिए फिर से लिख देते हैं, इसका हम इसके साथ अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, -log2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्योंकि पावर में है, या फिर चलिए छोड़िए अभी नहीं लिखते हैं पावर में, इधर ही लिखते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, ठीक है, और इधर क्या रहेगा, log-3 इस तरीके से। तो हमने कहा कि जो यहाँ पर पावर में होता है वो इधर बाहर आ सकता है, तो ये बाहर इधर आएगा तो ये -3 आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर 3। तो ये अच्छा नहीं लग रहा था तो माइनस को उधर कर देंगे और इसको इधर, तो इसको क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो 3 log10 और ये चीज़ को इधर कर दिए हैं तो -log2 आ गया है। अब देखें log10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 3 का 3 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस अब आपका log2 भर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है। अब log2 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। log2 की वैल्यू देखिए, log की वैल्यू हमने आपको याद कराई थी, ठीक है, बताई थी। तो log2 की वैल्यू क्या होगी भाई, log2 की जो वैल्यू होती है, 3 की जगह 3 लिखे, log2 की जगह आप लिखे 0.3, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आती है, और भी आगे रहेगी लेकिन इतना लिखें। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 2.7। तो 2.7 जो है वो आपका क्या आ रहा है, POH आ रहा है, क्या आ रहा है, POH, OH नहीं आ रहा, POH।
और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पीओएच और ओएच में क्या रिलेशन होता है। तो जो पीएच होता है और जो पीओएच होता है, देखिए पीएच और पीओएच, इन दोनों को हमेशा जब जोड़ते हैं तो 14 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 14 के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ लीजिए। तो यहाँ से हमको क्या पता है, हमको ये पता है, हमको पीएच निकालना है। तो हमको पीएच निकालना है तो इसको हम उधर भेजेंगे, तो ये 14 माइनस क्या हो जाएगा, पीओएच। तो यहाँ से आएगा 14 माइनस ये पीओएच कितना था, 2 पॉइंट कितना आया था भाई, 2.7 आया था ना, तो 2.7। तो अब इसमें से आप इसको घटा लीजिए। तो 14 में से जब आप घटाएंगे, 14 में से कितना घटाएंगे, 2.7 घटाएंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर आपका कितना आएगा, एक चला गया, तो यहाँ पर 3 1 1। ठीक है, तो 11.3 आएगा कि नहीं आएगा, तो 11.3 आपका इसका पीएच वैल्यू आ जाएगी। ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। ठीक है, तो 11.301 ये आपका दिखा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है तो आगे बढ़िए। ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि 6 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो है फिजिक्स के क्वेश्चन। तो फिजिक्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग भी बढ़िए। फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ तक लगाए थे, लगभग हम लोगों ने कितने सोचे थे, 5 क्वेश्चन लगाने के, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाने के सोचे थे। आज हम लोग लगाएंगे फिजिक्स का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स का 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा जो लिखने में इसमें थोड़ा सा गलती है, इसको सुनिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जमीन है, यहाँ से एक कण को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ये आपकी जमीन है। ठीक है, और कण को ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, कण को ऊपर फेंका जाता है, और जब ये ऊपर जाता है तो कितना समय लेता है, ऊपर जब जाएगा तो कितना समय लेगा, t1 समय लेता है। ठीक है, t1 समय लेता है, और यहाँ पर तथा t2 सेकेंड पश्चात वह t2 सेकेंड पश्चात वह h ऊंचाई पर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि वो जितनी उसकी हाइट होती है वहां तक जाता है, उसके बाद t2 जो है यहाँ पर जो h ऊंचाई करके लिखा हुआ है, t2 समय में वापस आता है। ठीक है, तो t1 समय में ऊपर जाता है, t2 समय में ये वापस आता है, तो वापस आने में t2 समय लगाता है। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि एक पिंड है या फिर एक कण है जो ऊपर जाता है तो t1 समय लगाता है, हाइट तक जाता है, फिर उसी हाइट से जब नीचे जाता है तब फिर t2 समय लगाता है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रक्षेप का वेग बताना है। क्या बताना है, अब बहुत बच्चे तो यही सुन करके घबरा जाएंगे कि प्रक्षेप का वेग आपको बताना है। प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप का मतलब होता है कि जब कोई चीज फेंकी जाती है, प्रक्षेपित की जाती है। ठीक है, प्रक्षेप की जाती है, जैसा फेंका जाता है ऐसा, इस तरीके से ऊपर फेंका गया। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं प्रक्षेप करना। ठीक है, तो प्रक्षेप का वेग यानी कि आपको इनिशियल वेग बताना है, जो यहाँ से ऐसे करके फेंका गया, वही आपको बताना है। यानी कि आपको किसकी वैल्यू बतानी है, टोटल देखें तो हमको आप u की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, u की वैल्यू बतानी है। यहीं पे लिख देते हैं, u की वैल्यू आपको बतानी है। आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए सोचिए कंडीशन क्या है, और कंडीशन के साथ साथ आप देखिए आपके ऑप्शन भी क्या क्या दिए गए हैं। लेकिन ऑप्शन के पहले हम क्वेश्चन तो देखें ना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसको फेंका गया, फिर उसके बाद ये आपको यू बताना है। ठीक है, प्रक्षेप बताना। तो कैसे निकालते हैं भाई, अगर किसी चीज को फेंका जाता है तो क्या क्या होता है, जब फेंका जाता है तो उसमें एक यू होता है, इनिशियल वेग होता है। ठीक है, जो कि पॉजिटिव होता है, हमने बताया था ऊपर की चीजों को आप पॉजिटिव में लेंगे, और जब कोई चीज नीचे आ रही होगी नीचे के डायरेक्शन में तो उसको हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है किसमें है, पॉजिटिव में आपका ये रहेगा। क्लियर है, तो अब देखिए ये कहने का मतलब यहाँ पर ये चीज जो है आपकी पॉजिटिव में रहेगी। ठीक, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका ये जो आएगा ये u आ गया, यानी कि इनिशियल जो वेग है वो कितना आ गया, u आ गया। इसके बाद इसको जाने में कितना समय लग रहा है, t1 समय लग रहा है, और जब ये ऊपर पहुंचेगा तो वो वेग कितना होगा, v होगा, और v कितना होगा, 0 भी होगा, ये भी हमको मालूम है। क्योंकि कोई भी चीज जब ऊपर पहुंचती है तो एकदम जब लास्ट पोजीशन पहुंचती है तो उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, 0 होती है तभी तो फिर नीचे आना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो v यहाँ पर 0 रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों चीजों से ये निकाल सकते हैं कि u कितना आ रहा है। ठीक है, या फिर हम ये निकाल सकते हैं कि t का यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा, तो t ही निकाल लेते हैं।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, u इक्वल v इक्वल u प्लस ए टी, ये करके फॉर्मूला होता है हमारे पास में। क्योंकि आपका जो ऑप्शन दिया गया उसमें g भी इंक्लूड किया गया है, तो g तो आएगा ही भाई, गुरुत्वाकर्षण तो आएगा ही, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो ये तो आपका फॉर्मूला हुआ, लेकिन जब आप फॉर्मूले पे वैल्यूज रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये u हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस जी और आपका ये टी हो जाएगा। माइनस जी क्यों हो गया, क्योंकि जी हमेशा माइनस लगता है, तो एक जगह माइनस जी रखेंगे और टी की जगह आप टी नहीं T1 रखेंगे। क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इस टोटल वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो ये आपका माइनस T1 हो, सॉरी T1 हो, मतलब कि प्लस जी T1 हो जाएगा, और यहाँ पर u का u ही बचेगा। आपको T1 निकालना है, आपने T1 लिखा, इधर इसको भेज दिया, तो u बटे जी हो गया। तो ये पहली चीज जो है आपकी निकल करके आ गई। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, आपने इस चीज को निकाल लिया। हाँ ठीक है, तो अब ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद ये देखिए वो चीज ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो जो निकलेगा वो क्या करके आएगा, यानी कि जो T2 होगा आपका वो क्या आएगा, वो भी तो वही चीज आएगा, ठीक है, वो भी तो वही चीज आएगा, उसी तरीके से निकलेगा, यानी कि u आपका होगा और g होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो g है उतने हैं, डिस्टेंस भी वही है, ठीक है, h हाइट की है। तो यहाँ पर आपको t और T2 करके मिलेगा, ये माइनस में, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है समय को माइनस में नहीं लेते, ठीक है, तो यहाँ पर इसको माइनस में नहीं लेंगे, माइनस में ये करके आएगा हमारा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो हमारे ऑप्शन जो है वो आप देखेंगे तो T1 प्लस T2 करके है, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ दें, तो ये u बाई जी और प्लस में u बाई जी हो जाएगा, क्योंकि हमने T1 और T2 को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों जुड़ करके टोटल क्या आ जाएंगे, 2u अपॉन जी, ठीक है। तो हमको तो u निकालना था, तो हम इनको इधर भेजेंगे, तो हम u जब निकालेंगे तो यहाँ से हमारा जो है g ऊपर के तरफ आएगा और जो 2 है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बन करके आएगा, u की वैल्यू क्या आएगी, हाफ g T1 प्लस T2 करके, या फिर आपको इस तरीके से भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है, इधर जी करके मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या ऑप्शन में आपके पास में है। आपके ऑप्शन में इसी तरीके से दिया गया है 1/2, उसके बाद क्या है जी, 1/2 क्या है, उसके बाद क्या है अपॉन में जी करके दिया गया है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करके आपको ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, इसमें ऑप्शन में जो है दूसरा कुछ करके दिया गया, तो देखिए हो सकता है क्या है ना, कि हमने आपको एक चीज कहा था कि ये जो चीजें आपके पास में दी जा रही हैं वो बच्चों के द्वारा दी गई हैं, तो हो सकता है कि इस तरीके से आंसर मैच ना करे, क्योंकि देखिए हर ऑप्शन ऐसा है और ऐसा आ नहीं सकता है, ठीक है। जो आएगा वो यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हमने उसको देखा नहीं था, नहीं तो पहले ही ठीक कर देते, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप टिक कीजिए, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है, मतलब कि वो मिस्टेक है, लिखने में मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन को लिखने में मिस्टेक है। क्लियर है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, एक थोड़ा सा समस्या गई है कि ये जो कैमरा है आपका जिससे ये क्लास रिकॉर्ड होती है, उसकी बैटरी जो है ख़त्म हो रही है, ठीक है, बैटरी जो है वो लो हो रही है। तो जल्दी से जल्दी करके हम लोग को क्लास को ओवर करना होगा, है ना। चलिए क्वेश्चंस लगाते चलते हैं, जितने क्वेश्चन लग जाएंगे अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर ये एक साथ बंद हो गया, मतलब कि खुद से बंद हो गया, तो फिर क्या होगा, जो वीडियोज है वो भी जो है कट जाएंगी, फिर वो सेव नहीं होगी, ठीक। तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि शायद ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी तो 2-3 क्वेश्चन ही लगाए। इसमें है कि यदि एक सरल रेखा में चलते हुए एक कण का t सेकेंड में वेग, t सेकेंड में एक कण का वेग जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, t सेकेंड में एक कण का वेग दिया गया है 5 माइनस 2t, कितने में है, ये t सेकेंड में वेग दिया गया है, यानी कि जो ये वेग दिया गया है ये फंक्शन के रूप में दिया गया है, यानी कि जो वेग है वो समय का क्या है, फंक्शन है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो v को ऐसे लिख सकते हैं कि v ऑफ t इक्वल दिस, समझिएगा इस बात को, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए जब हम वेग हमको निकालना होगा तो हम t की वैल्यू रखेंगे तो हमको ये वेग मिल जाएगा, इसी के रूप में है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। हमने मैथमेटिक्स में इसको इस तरीके से लिख दिया। तो यानी कि अगर हमको 1 सेकंड यहाँ पर रखना है, तो जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर t जहाँ पर है वहाँ पे 1 आ जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में ही है, फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में, ठीक है।
तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया जाता है, जिसमें आप बहुपद पढ़ते हैं ना, बहुपद में आप ये जानते हैं, ठीक है। तो बहुपद में आप इसकी वैल्यू रख करके निकालते हैं, तो वही तरीके से हमने इसको रख दिया है, ठीक है। तो अब हमको क्या पूछा है, हमको पूछा कि 4 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी आपको बतानी है। 4 सेकंड में चली गई दूरी, तो क्या हम यहाँ पर 4 वैल्यू रख दें? तो अगर हम यहाँ पर 4 रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको वेलोसिटी मिलेगी, ना कि हमको दूरी मिलेगी। हमको क्या चाहिए, हमको तो दूरी चाहिए, हमको तो दूरी चाहिए। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, दूरी हम कैसे निकालेंगे भाई, दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी को निकालने के लिए हम, क्योंकि ये v ऑफ t है, इसी का हम क्या कर देंगे, इसी का हम इंटीग्रेशन कर देते तो हमको डिस्टेंस जो है मिल जाएगी। अगर आपको याद हो तो जब आप इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं कि गति के नियम पढ़ते, तो उसमें आप जब डेरिवेशन करते हैं तो उसका आप इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टोटल वैल्यू है इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, कितने समय से कितने समय तक, 4 सेकंड के लिए निकालना है। तो सेकंड तो ऐसा है नहीं कि 4 पे डायरेक्ट आ जाएगा, कैसे चलता है, 0 से 4 चलता है, तो 0 से 4 हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं इसका, कहाँ से आएगा, 0 से 4, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये 5 है, -2t है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो ये आएगा। अब हमको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए इसको हमको 5 - 2t, और इस तरीके से ये करेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पे 4, ऐसे करके आता है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, अगर आपने क्लास 11th में थोड़ा भी कदम भी रखा है ना, तो ये चीज़ सीख लिए होंगे, है ना। चलिए, तो इसको वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम 4 रखते हैं इसमें, उसके बाद, अच्छा इसमें भी t है क्या, एक सेकंड थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इसमें भी t है क्या, ये जो 5 है उसमें भी t है क्या आपके पास में, 5 के पास में तो कोई t नहीं है। अच्छा, एक सेकंड देखिए, यहाँ पर ये जो है गलती हो जाएगी, अभी ये चीज़ जो है आपकी गलती हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा पहले, मतलब कि सॉल्व करेंगे dt से, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, ये आपकी जो वैल्यू है वो कितना आएगी, यहाँ से 5t करके आएगी, ठीक है, 5t करके आएगी। और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2t ही आएगा। क्या आएगा, 2t का मतलब है कि ये जो 2 है ये आपका हट जाएगा, सॉरी क्या हम कर रहे हैं भाई, ये t का स्क्वायर आएगा, है ना, ऐसे करके आएगा ना, ठीक है। ये थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना थोड़ा टाइम हो गया है, तो ये मालूम है कि 11th में है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो रेंज है वो 0 से 4 तक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले 4 की वैल्यू रखेंगे, तो 5 गुणते t की जगह 4 रखिए, तो ये आ जाएगा, और माइनस में, और t स्क्वायर जगह 4 रखिए, ये पहला आ गया। अब माइनस लगाइए बीच में, उसके बाद आप 0 को रखिए, तो जब आप 0 रखेंगे, आप देख रहे हैं इसमें भी t है, इसमें भी t है, सबका 0 हो जाएगा, तो टोटल ये वैल्यू आपकी 0 आएगी। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 पंचे 20, और ये 4 चौक 16, इक्वल में कितना आएगा, 4, ठीक है। तो 4 जो है वो आपका यहाँ पर मात्रक वगैरह को तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो 4 डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी, तो 4 में आपको कुछ नहीं दिया गया, तो मात्रक आप लगा दीजिए, मात्रक का मात्रक ही लगा दीजिए, क्योंकि आपके ऑप्शन में उसी तरीके से दिया है। तो 4 मात्रक, या फिर 4 मीटर, या 4 किलोमीटर, जो भी मात्रक आपका दिया रहेगा उसके हिसाब से ये जो है ट्रेवल करेगी, यानी कि कितना गति जाएगी, सॉरी कितना दूरी जाएगी, 4 मात्रक, ठीक है। मात्रक कुछ भी हो सकता है, मीटर है तो 4 मीटर लगा दीजिए, किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर लगा दीजिए, क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए करते हैं जल्दी जल्दी आगे, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है यहाँ से, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आ गया कि दो बिंदु आवेश मतलब एक बिंदु पर है, दूसरा दूसरे बिंदु पर है, ठीक है। एक बिंदु पर क्या है, देखिएगा यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है और ऑप्शन थोड़ा दूसरा है, लेकिन हम आपको दोनों तरीका बताते हैं, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। इस बिंदु पे -3 माइक्रोकूलॉम करके आपको जो है आवेश दिया गया है, और इस पे कितना दिया गया है, +8 माइक्रोकूलॉम करके आपको
दिया गया है। क्लियर है? इस तरीके से आपको दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि अगर ये इतनी इतनी दूरी पर रखे, मतलब अगर एक ये है और एक ये है, इसके बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, डी होगी, ठीक है। तो इनके बीच लगने वाले फोर्स, ये लोग फोर्स लगाएंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि माइनस का ये प्लस में है तो आकर्षण बल लगाएंगे। तो ये कितना बल लगा रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर के 40 न्यूटन का जो है फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है, यहाँ पर ये अच्छी बात है, इतना लगा रहे हैं। तो लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ये बल्कि लिखा है कि बल प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो प्रतिकर्षित मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक है थोड़ा सा। ये जो यहाँ पर माइनस आपके में क्वेश्चन में देखेंगे पीडीएफ में लिखा है, तो ये माइनस नहीं प्लस रहेगा, लेकिन हम माइनस से भी एक बार बता दे रहे हैं कि माइनस से क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि माइनस है, तो ये माइनस का 40 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो अगर इनमें दोनों में क्या कर दिया जाए, -5 माइक्रोकूलाम का आवेश जोड़ दिया जाए दोनों में, ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। इसमें भी हम -5 जोड़ देते हैं, -5 माइक्रोकूलाम, और इसमें भी हम -5 माइक्रोकूलाम जोड़ देते हैं, तब कितना लगेगा, ध्यान से खुद से देखिएगा। इसमें आप जोड़ेंगे तो ये -8 माइक्रोकूलाम हो जाएगा, इसमें आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। तो ये -8 हो गया, ये 3 हो गया। तो चेंज क्या हुआ, बस कुछ नहीं चेंज हुआ, डिस्टेंस तो आपकी सेम ही रहेगी। अच्छा, निकालते कैसे हैं, ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स को हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, Q1/Q2 और डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस को यहाँ पर शायद r से लिखते हैं, ठीक है, r से लिखते हैं, ठीक है। r यहाँ पर रेडियस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, वो उनके बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक। तो ये होता है फॉर्मूला हमारे पास में, ठीक। तो अभी फॉर्मूला को साइड में रखिए, बस इतना देखिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर -3 था, ये -8 हो गया, जब +8 था वो 3 हो गया। तो अंतर कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं है, प्लस माइनस भी इधर उधर चेंज हुआ है। इसमें अभी तक माइनस था तो इसमें प्लस था, इसमें प्लस हो गया, इसमें माइनस हो गया, तो इसमें आपका जो है प्लस आ चुका है, ठीक है। अंतर कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अंतर बस इतना हुआ है कि बस इधर 8 आ गया, इधर 3, तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच वो तो 40 से लगेगा। तो अगर यहाँ पर माइनस रहता है तब आपका आंसर ही 40 रहेगा। अगर 5 जो -5 कूलाम उसमें जोड़ रहे हैं दोनों में अगर करते हैं तब 40 ही रहेगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन जो है लिखने में गलती है, तो क्वेश्चन में ये चीज रहनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रहना चाहिए, ये चीज रहनी चाहिए। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन आपका अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो बता रहे थे। तो एक आपका आ गया 3 कूलाम और एक आपका आ गया 8 कूलाम, दोनों के बीच प्रतिकर्षण लग रहा है, क्योंकि सेम उसके हैं, आपका प्लस प्लस दोनों में है। तो अब क्या है कि दोनों में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा। हमने कहा कि फॉर्मूला होता है एफ के, यहाँ पर Q1/Q2 और अपॉन में क्या होता है, r का स्क्वायर, इस तरीके से होता है करके, ठीक है। तो f की वैल्यू 40 दी गई है और k की वैल्यू यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं रखते, बस k रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, Q1 और Q2, तो ये 3 गुणते कितना है 8। अभी माइक्रोकूलाम हम रखते ही नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि आ जाए आंसर जिसमें आना है, माइक्रोकूलाम में आना है, माइक्रोकूलाम में रख देंगे। क्योंकि देखिए जो जुड़ रहा है, जो घट रहा है, वो भी माइक्रोकूलाम में ही दिया है 5 वाला, तो हमको ज़्यादा यूनिट से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में। लेकिन बाकी क्वेश्चन में पड़ सकता है, तो बस हमने 3 और 8 रख दिया। इसके बाद r स्क्वायर जगह भी आप वैल्यूज मत होती है, आपको दिया भी नहीं है, बस यही रख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से जो वैल्यूज है उनको एक साइड कर लीजिए, जो नहीं वैल्यूज है उसको एक साइड। तो ये आपका कितना दिया गया है, 8 3 24, तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर है तो इधर भेजेंगे तो नीचे आएगा ना, तो 40/24, और इधर क्या बचेगा, केवल k/r²। तो ये वैल्यू आपकी एक इक्वेशन मिल गया। अब क्या कीजिए, इसमें -5 माइक्रोकूलाम और इसमें भी माइनस जो है 5 माइक्रोकूलाम ऐड कर दीजिए। तो इसमें करेंगे तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलाम, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलाम, ये बन जाएगा ना। अब दोनों अंतर हो चुके हैं, किसमें अंतर हुआ, Q1 और Q2 में, बाकी में चीज़ों में कोई अंतर नहीं है, जहां पर रखे थे वहीं पर रखे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, हमको फोर्स ही निकालना है। अब इसको हम लोग F डैश कहेंगे इस बारी, ठीक है। तो F डैश कहेंगे, F डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, K और अपॉन में Q1/Q2। अब जो Q1/Q2 मतलब F डैश निकालना है, यानी कि Q1 और Q2 चेंज हुआ होगा, ये और ये हुआ होगा, तो इसमें हम 2 और 3 रखते हैं इस बारी, ठीक है। और अपॉन में r² की जगह r² ही रखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी ना बदली है, वो तो वही है। अच्छा,
तो ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर सिंपलीफाई करेंगे तो देखेंगे कि k/r² यही है, बस यहाँ पर 2 गुणित 3 आया है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो ये वैल्यू तो हमको पता है ना, देखिए ये वैल्यू तो हमको पता है ना, ये वाली वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं, नया वाला फोर्स निकालने के लिए, यानी कि F' हम निकालना चाहते हैं, अगर F' निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू की जगह 40/24 रख सकते हैं नहीं, और यहाँ पे 3 दूनी 6 रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो यहाँ से हम 6 कम 6 और 6 त्रिक 24, नहीं 6 चौको 24, 6 चौको 24 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, F' इक्वल, इसको कट करेंगे तो ये 10 करके आएगा। कितना करके आएगा, 10 करके आएगा, 10 करके आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर माइनस भी रहेगा, ये माइनस में करके आएगा क्योंकि ये वाली माइनस में है वैल्यू। ठीक है, इसके पहले तो दोनों प्लस में थी। ठीक, तो ये माइनस में करके आपकी वैल्यू आएगी, तो -10 माइक्रोकूलम ही आएगा। सॉरी ओ माय गॉड सॉरी, ये फोर्स है ना, तो -10 न्यूटन। ठीक है, -10 क्या आएगा, न्यूटन में करके आएगा। ठीक है, -10 न्यूटन, -10 न्यूटन करके आएगा। तो देखिए -10 न्यूटन आपके ऑप्शन में है, हाँ है। एक -20 है, एक +20 है, एक -10 है और एक +10 है। तो -10 वाले में आप लगा देंगे। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिए माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस में एक वैल्यू इसकी है। क्लियर है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा करके दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, उसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके इसी तरीके से दिया गया है ताकि आप उसको सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक चालक पर कुल -3 × 10 की पावर -18 कूलाम का अतिरिक्त आवेश है, तो आपको बताना है कि उस चालक पर कितना आवेश होगा। मतलब ये कह रहा है कि एक चालक है जिसपे इतना अतिरिक्त आवेश है, तो कितना आवेश उस पर होगा। अरे भाई जितना ये आवेश है उतना ही तो होगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा कि अतिरिक्त आवेश है, अतिरिक्त में काम यहाँ पर फंस जा रहा है। ठीक है, तो अतिरिक्त मतलब वो एक्स्ट्रा में है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मतलब ये जो माइनस आपका लगता है ना, ये यही बताता है कि अतिरिक्त है। ठीक है, प्लस होता तो लगता है कि उतना उसको चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो इस पे जो आवेश होगा वो यही आवेश होगा। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर डी पे आपको दिया गया है, ठीक है, वही आपको राइट हो जाएगा। यानी कि -3 × 10 की पावर -18 कूलाम ही उस चालक पर आवेश है। ठीक है, इतना ही उस चालक पर आवेश है। ठीक है, प्लस में मत कीजिएगा। क्लियर है, चलिए ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। किसका क्वेश्चन होता है खत्म, फिजिक्स का खत्म। इसके बाद बात करते हैं किसके क्वेश्चन की, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ के क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है। ठीक, तो देखिए इसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम लोगों ने कर लिया था, छठा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैथ का छठवां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन चीज़ों को स्किप कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसमें नुकसान तो आपका होना तय है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या आपसे कह रहा है कि n ऑफ a = 4 और n ऑफ b = 3 और n ऑफ a × b × c = कितना है भाई, 24। ठीक है, 24। तो आपको बताना है n ऑफ c। कैसे बताएंगे सर, कैसे बताएंगे, देखिए a का जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाला हमारा, ये फॉर्मूला होता ही है यही चीज का। चलिए अब इस फॉर्मूले से कौन नहीं बता सकता n ऑफ c की वैल्यू, इसकी वैल्यू कौन नहीं बता सकता सर, कौन नहीं बता सकता, बच्चे भी बता सकते हैं। इसकी वैल्यू दिया है 24, इसकी वैल्यू दिया है 4, इसकी वैल्यू दिया है 3। ठीक है, इसकी हमको निकालनी है। 4 तिहाई 12, 12 को नीचे भेजा इधर, इधर से इधर कटा, इधर आया, इधर, ठीक है, आया इधर, ये आ गई वैल्यू 2। ठीक, चलिए
कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी चाह भी रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सब, ठीक है। चलिए इसके बाद बात क्या क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके पास में जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि ए, अच्छा ये तो समुच्चय का क्वेश्चन है और ये तो लंबा क्वेश्चन है भाई, इसमें तो ढेर सारे हमको पहले एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, फिर पता करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर अगर समय बचता है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास चल चुकी है और बार बार ये कैमरा जो है बैटरी डाउन है, ठीक है, ऐसे कर रहा है तो वो कभी भी बंद हो सकता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और बाकी क्वेश्चन जो बचे रहेंगे सॉल्व करते रहेंगे, है ना। मतलब कम से कम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है ये वाला। तो 2 और अंडर रूट फिर से कितना है 8, फिर से +2 और अंडर रूट कितना है 8, ठीक है। फिर से ऐसे ये जो है आपका चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक का मान आपको बढ़ाना है सर, बताना है क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन में आपके पास में है 6 है, 4 है, -2 है, नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सबको रख देते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, सर दर्द होने लगा मेरा तो। चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को ही हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन है तुरंत इसको x मान लीजिए, मान लिया x, बिल्कुल मान लिया। अब चलिए ध्यान से समझिएगा, इसको पूरा आपने x मान लिया है ना, मान लिया है, देख लीजिए ध्यान से। तो क्या करेंगे, x इक्वल, हम इसको ये वाला पार्ट लिखते हैं 8 और +2, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को यहां से देखेंगे ना, देखिए ध्यान से, यहां से देखेंगे, यहां से, तो यही वही वाला आपको सवाल फिर से दिखेगा। देखिए ये वाला यहां से देखेंगे तो यही वाला सवाल आपको फिर से दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है ना वही क्वेश्चन यहां से, ठीक है। तो हमने यहां तक तो लिख लिया और जो यहां से दिख रहा था वो यही वाला टोटल दिख रहा था, तो इसी को तो हमने x माना था। तो यहां की जगह टोटल हम x रख सकते हैं नहीं, बताइए सर, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस टोटल को इधर भेज देना है, तो अंडर रूट को इधर भेजते हैं तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 8 हो जाएगा और ये माइनस का 2x और इधर हो जाएगा। तो अब इन सबको इधर लाते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास x² और अच्छा ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो ये -2x और ये 8 भी इधर आएगा तो -8 और इक्वल में 0 रहेगा। कैसा इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हमारे प्रिय और अच्छे चचा जी ने दिया है, जिनका नाम है श्रीधराचार्य जी, ठीक है, बहुत महान गणितज्ञ हैं वो, उन्होंने ये चीज़ को दिया है, ठीक है। तो अब जब इसका दिया है तो उसका हम लोग यूटिलाइज तो करेंगे ही सर, विदाउट यूटिलाइज अगर हम करेंगे उस काम को तो फिर वो तो उनका अपमान हुआ, है ना। चलिए तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इस्तेमाल कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, -b + माइनस अंडर रूट क्या होता है 4 और माइनस में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास में क्या होता है, अरे नहीं 4 नहीं होता सर, b माइनस 4ac ये होता है ना, और अपॉन में होता है 2a, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो रख दीजिए इसी पे खटाखट, b आपका क्या आएगा -2 आएगा, तो -2 को -b पे रखेंगे तो 2 बन जाएगा, प्लस माइनस लगाइए यहाँ पे कीजिए, इधर b की जगह आप क्या रखेंगे -2 रखेंगे, b की जगह आपका क्या रहेगा -2, अच्छा सॉरी एक चीज़ हो तो भूल ही गया भाई सर, इसका स्क्वायर भी तो रहता है ना, तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट ही कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, ठीक है, आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका 4 मल्टीप्लाई में a क्या है, a कितना है 1 है, देखिए इसका मल्टीपल होता है, ठीक है, गुणज नहीं होता, गुणांक उसको बोलेंगे, तो इसका गुणांक 1 और c का गुणांक कितना है, c का गुणांक है -8, तो -8 का इसमें होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो इतना आ चुका है, और अपॉन में क्या आएगा 2a मतलब a मतलब 1, तो 1 ही रह जाएगा, तो ये 2 प्लस माइनस ये देखिए ये 8 चौक 32, 32 4 36 सर, 36 आता है अंडर रूट के अंदर, तो खुशी आती है,
लगता है कि चलो वो बाहर निकल जाएगा बेचारा, है ना। तो चलिए यहाँ पर 2 और प्लस माइनस और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2। तो अब देखिए एक बार प्लस रखिए एक बार माइनस रखिए, 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। तो एक बार हम प्लस रखते हैं तो प्लस रखेंगे तो आएगा 8/2 जो कि वैल्यू आएगी 4। एक बार माइनस रखते हैं तो आएगा -4/2 जो कि सॉल्व करेंगे तो -2। तो 2 वैल्यू अब क्या आ रही है, क्या पूछा था आपसे, इसका मान पूछा था। तो ये सारी वैल्यूज आप देख रहे हैं सब की सब वैल्यूज प्लस में है, तो माइनस में आना तो ये संभव है ही नहीं, माइनस में तो संभव है नहीं, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो आंसर है वो 4 हो जाएगा राइट आंसर। आपके पास में ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन आपके पास में थे, ऑप्शन आपके पास में थे 6, 4, देखिए -2 भी दिया था, ठीक है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है ये वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लगा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है सर, लेकिन अभी इसको बाद में लगाते, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है और अब हमारे पास इतनी बड़ी क्षमता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब भी तो नहीं करते हैं, करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए फिर देखिए 2-2 3-3 घंटे क्लास करते हैं, और दोस्तों तक पहुंचाइए, वीडियो लाइक करके रखिए, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये तो थोड़ा सा मजाक था, लेकिन क्लासेस हम आपके लेते रहेंगे और क्वेश्चन कराते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।